देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें पाकिस्तान में दोस्तों को तंगे जहां पर सुबह से ही लगातार पश्चिम बंगाल के उत्तर बंग के साथ साथ जंगल महल और दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों के अंदर सुबह से लगातार बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको बताएंगे किस तरीके का है पूरा माहौल। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर 100-200 नहीं दोस्तों 1000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की गई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और राहुल गांधी ने बंगाल के मतदाताओं से क्या बड़ी अपील की है दोस्तों, और क्या टीएमसी के खिलाफ बोले हैं राहुल गांधी या नाम भी नहीं लिया। दोस्तों बताएंगे किस तरीके रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। इसी के साथ में केंद्रीय बलों के जरिए फर्जी मतदान कराने को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आज 152 सीटों पर हो रहे पहले चरण के चुनाव में ही यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के गलियारे तक दूर दूर तक पैर नहीं मार पाएगी और इस बार कांग्रेस की सीटें भी बढ़ेगी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी ममता बनर्जी फिर से बनेंगी मुख्यमंत्री। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर आज सुबह से लगातार 152 वोटों पर बम्पर वोटिंग जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि नंबर 176 से लेकर 203 से 258 और 275 से 294 पर वोट डाले जा रहे हैं, यानी 16 जिलों के अंदर सुबह से बम्पर वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों उत्तर बंगाल के 8 जिले शामिल है जिसमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे जिले हैं, जबकि जंगल महल के 5 जिले जिसमें पुरुलिया से लेकर बांकुरा और पश्चिम मेदिनीपुर की सीटें हैं दोस्तों। और दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में वोट चल रहा है और कुल मिलाकर 3.5 करोड़ मतदाता आज वोट देने के लिए योग्य पाए गए हैं। 3000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों ऐसे में इन 16 जिले जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी समेत इन सारे जिलों की बात करें तो 27 लाख लोगों के नाम एसआईआर में हटाए गए हैं। तो इसका भी एक व्यापक असर देखने को मिलेगा और क्योंकि ये ज्यादातर क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है दोस्तों, आदिवासी समाज के लोगों के वोट बम्पर तरीके से काटे गए हैं, यानी बहुत काटे गए हैं, तो फिर असर अच्छा खासा चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि 152 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 59 सीटें जीती थी, यानी पूरे बंगाल में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, जिसमें से अकेले बीजेपी के लिए 59 सीटें केवल पहले चरण के 152 सीटों में से मिली थी दोस्तों। यानी आज जो 152 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है तो यहां पर कम से कम 120 प्लस सीटें जीतनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर बीजेपी का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि दक्षिण बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का पूरी तरीके से दबदबा है। ऐसे में भाजपा वाले 152 में से 120 प्लस सीटें जीतेंगे तभी बंगाल के सत्ता की कुर्सी के आसपास में भटकते हुए नजर आएंगे, वरना बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं दोस्तों। और पिछली बार जो बीजेपी 59 सीटें इन इलाकों के अंदर जीती थी, उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो 32 सीटें बीजेपी को मात्र 5000 के वोटों के अंतर से मिला था और 17 सीटें ऐसी थी जहां पर मात्र 10,000 के अंतर से बीजेपी चुनाव जीती थी दोस्तों। ऐसे में इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दोबारा से कब्जा करना और अपनी 59 सीटें ही बचाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा काम है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे उत्तर बंगाल के अंदर आदिवासी समाज के लोग बीजेपी से छिटक गए हैं दोस्तों। एक तो नागरिकता संशोधन कानून का मामला था, दूसरा एसआईआर में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के नाम काटे गए हैं, खासकर राजबंशी और मतुआ समुदाय के लोग जो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते थे। तो ऐसे में उत्तर बंग की इन सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान होगा दोस्तों, जबकि भाजपा को सरकार बनाने के लिए यहां पर 120 प्लस सीटें जीतनी पड़ेगी, तब जाकर ऐसा हो पाएगा। तो हर स्थिति में बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। और अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर बंग की इन 152 सीटों में 120 सीटें प्लस जीतना तो बीजेपी ख्वाब में ही जीत पाएगी, और उत्तर बंग जहां से बीजेपी की शुरुआत बंगाल में हुई है वहीं से बीजेपी का अंत होने जा रहा है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में हाई प्रोफाइल सीट को लेकर भी जबरदस्त मुकाबला जारी है। नंदीग्राम से लेकर खड़गपुर सदर और आसनसोल दक्षिण और बहादुरपुर की सीट मैदान में है दोस्तों, जहां पर बहादुरपुर की सीट से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता कांग्रेस को मजबूती से लड़ा रहे हैं। वहीं पर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी के करीबी जो टीएमसी से टिकट लेकर मैदान में उतरे हुए उन दोनों के बीच मुकाबला है दोस्तों। खड़गपुर सदर से बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद दिलीप घोष को मैदान में उतारा है और यहां पर टीएमसी के वर्तमान विधायक प्रदीप के साथ में इनके जोरदार तरीके का संघर्ष है दोस्तों। आसनसोल दक्षिण में तपस बनर्जी और बीजेपी के अग्निमित्र पॉल के बीच में जोरदार तरीके का मुकाबला चल रहा है दोस्तों। इसी के साथ में देश के 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा पैसे पकड़े गए हैं दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि चुनाव आयोग ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ से ज्यादा का कैश जमा किया गया है, कैश जब्त किया गया है। शराब, ड्रग्स और तमाम तरीके के चुनाव से जुड़ी हुई चीजें जब्त की गई है दोस्तों। सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायतों का समाधान किया गया और तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में 5000 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैनात की गई। 2728 टीम पश्चिम बंगाल में तैनात थी, 2283 टीम तमिलनाडु में तैनात थी दोस्तों, और 1000 करोड़ रुपए
से ज्यादा का सामान पकड़ा गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल से 27 करोड़ रुपए तो केवल कैश जब्त किए गए हैं और 39 लाख लीटर से ज्यादा की शराब पकड़ी गई है और 108 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया है। करोड़ों के कीमती धातु और 178 करोड़ से ज्यादा के सामान पकड़े गए हैं। दोस्तों तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया है और 1,17,713 लीटर शराब पकड़ी गई है। 76 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं और कई 100 करोड़ का सामान पकड़ा गया है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 500 करोड़ रुपए दोनों राज्यों के अंदर पकड़े गए हैं और ये बहुत बड़ी मात्रा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव में जब 1000 करोड़ रुपए केवल पकड़े जा रहे हैं तो सोचिए कि कितने हजार करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जा रहे होंगे दोस्तों, जो पकड़ में भी नहीं आ रहे होंगे। साथ साथ राहुल गांधी ने आज पश्चिम बंगाल में चल रही बम्पर वोटिंग के बीच में आम जनता से एक बड़ी अपील की है। दोस्तों राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए आम जनता से कहा कि पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों, विचारधारा की इस लड़ाई में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। वो अधिकार छीनते हैं, हम दिलाते हैं। वो संविधान मिटाते हैं, हम बचाते हैं। वो संविधान की विविधता को मिटाना चाहते हैं, हम बंगाल के साथ हर संस्कृति और हर भाषा का सम्मान करते हैं। आइए कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजय बनाइए और बंगाल के अंदर न्याय, सम्मान और प्रगति की सरकार बनाइए। राहुल गांधी ने यहाँ पर दूर दूर तक टीएमसी का नाम नहीं लिया दोस्तों, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा को केवल कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। यानी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ बंगाल को आना चाहिए। दोस्तों कांग्रेस पार्टी इस बार 3 जिलों के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जिसमें मालदा एक जिला है दोस्तों, और मालदा में कांग्रेस पार्टी की नेत्री मौसमी नूर चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो उनके दम पर पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। इसके बाद उत्तर दिनाज में भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का फोकस है दोस्तों, और उत्तर दिनाजपुर की सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी मुकाबले में है। जबकि तीसरा जिला जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा दिखा रही है दोस्तों, वो मुर्शिदाबाद में, और यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी का विस्तार लगातार कर रहे हैं और खुद भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो राहुल गांधी को उम्मीद है कि इन 3 जिलों से लगभग 15+ सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी सरकार में बड़ी भूमिका निभाएगी दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी इन 3 जिलों से ज्यादातर सीटें जीतने की पूरी उम्मीद कर रही है। कोलकाता वगैरह पर कांग्रेस का फोकस नहीं है दोस्तों, केवल 3 जिलों में अपने आप को मजबूत करने का फैसला लिया गया है, ताकि तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा नुकसान भी ना हो और कांग्रेस पार्टी भी अपना विस्तार कर सके। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय की प्लानिंग बनाई है दोस्तों। इसका असर अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा, जहां टीएमसी कमजोर है वहां पर कांग्रेस पार्टी सीटें निकाल कर लेकर आएगी और दोनों मिलकर एक तरीके से किसी भी हालत में सरकार अपनी ही बनाएंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ज्यादा सीटों पर टकरा नहीं रही, केवल 3 जिलों की सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा है दोस्तों, और इन सीटों पर कांग्रेस पहले भी जीती हुई है और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस मालदा की सीट जीती हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर लड़ना एकदम लॉजिकल बनता है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी लड़ भी रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदान कराने के लिए केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करेगी, और उन्होंने लोगों से ऐसी राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा न बनने का आग्रह करते हुए आज के दिन पूरी तरीके से सतर्क रहने के लिए बोला है दोस्तों। हुगली जिले के हरिपाल में बुधवार को रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कल यानी मतदान के दिन की बात कर रही थी, वो आज की बात कर रही थी, और कहती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोग ये सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलकर वोट डाले। ममता बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय बलों पर आरोप लगाया कि भारी संख्या में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है, केंद्रीय बलों का उपयोग कर रही है दोस्तों। ऐसे में कई तरीके की लोकल रिपोर्ट से भी पता चल रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर 4 लेवल पर चेकिंग चल रही है दोस्तों, यानी पहले सीआरपीएफ के लोग, सीएपीएफ के लोग जांच पड़ताल करेंगे किसी व्यक्ति का नाम लिस्ट में है या नहीं है। अगर उसका नाम लिस्ट में मिलेगा तब उस व्यक्ति को 100 मीटर के दायरे में आने दिया जाएगा। उसके बाद बीएलओ मौजूद रहेंगे, बीएलओ भी पर्ची देखेंगे दोस्तों, और पर्ची का मिलान करते हुए बीएलओ की ओर से भी साइन करके वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद वो आगे भेजेंगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी चेक करेंगे। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर चेक करके वोट डालने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे दोस्तों, यानी लगभग 4 लेवल की चेकिंग की पूरी बात कही गई है। इसे कह सकते हैं कि अंत में जब रिजल्ट आएगा, या यूं कहिए कि अंत में जब वोटिंग परसेंटेज मतदान प्रतिशत आएगा, तो हो सकता है कि काफी कम मतदान हो, क्योंकि इस तरीके की आशंका जताई जा रही है कि 4 लेवल की चेकिंग के कारण बड़ी संख्या में मतदान में गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो नई लिस्ट आई है दोस्तों, उस लिस्ट को भी क्या वेरीफाई किया जा पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि खबर यह है दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदान से 2 दिन पहले जिन लोगों का नाम अपीलीय ट्रिब्यूनल से मंजूरी वाले मिल गए हैं नाम, उन्हें वोट देने की अनुमति दी जाएगी। इसी निर्देश के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर किए गए मात्र 136 लोग वोट डाल पाएंगे दोस्तों, यानी 7 तारीख को फाइनल लिस्ट आ गई थी। तब से लगातार जांच पड़ताल चल रही है और ट्रिब्यूनल के काम करने के तरीके पर सवाल इसे उठ रहा है कि क्या इतने दिनों के अंदर केवल 136 नाम को ही क्लियर किया गया है। 27 लाख में से केवल 136 नाम ऐसे हैं जिनको मंजूरी दी गई है। ये तो नमक के दाने के बराबर भी नहीं है दोस्तों, और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के
आदेश की अवमानना है दोस्तों कि केवल 36 लोगों के नाम वापस से जोड़े गए हैं और ये केवल वोट देने के लिए नए तरीके से एलिजिबल हुए हैं यानी योग्य बने हैं। क्या ये 136 का आंकड़ा पूरे बंगाल के चुनाव के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसको न्याय संगत बताता है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर उम्मीद जताई जाती है कि 27 लाख लोगों के नाम काटे गए और जो फाइनल लिस्ट आएगी यानी 23 तारीख को आज वोट डाला जा रहा है, तो 21 तारीख तक जिन लोगों के नाम अपीलीय न्याय अधिकरण ने पास कर दिया है, एपलेट से पास होकर आ गया है, जजों ने पास कर दिया है और नाम पर मोहर लगा दी है, उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। लोगों को लगा कि कम से कम 4-5 लाख लोगों के नाम तो जुड़ने चाहिए, लेकिन दोस्तों केवल 136 नए नाम जुड़े हैं, जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। इस पर आप सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि ये एपलेट बॉडी अपीलीय न्यायाधिकरण सही से काम क्यों नहीं कर रहा, तेजी से काम क्यों नहीं कर रहा। केवल 136 लोगों के नाम ऐड करना काम करने के तरीके के साथ एक भद्दा मजाक है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, क्योंकि इन्हीं सारे मामलों से कहा जा सकता है कि इस बार जब शाम तक आंकड़े आएंगे दोस्तों तो मतदान प्रतिशत काफी कम होगा बंगाल में। साथ साथ बंगाल के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी बातचीत करने के बाद बीते दिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए इंदिरा भवन पहुंच गए दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस के उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने एआई समिट के दौरान जोरदार तरीके का विरोध किया था दोस्तों। समिट के दौरान भारत अमेरिका के बीच में हुए एक तरफा ट्रेड यानी अमेरिका को फायदा पहुंचाने वाले व्यापारिक समझौते के विरोध में हुआ था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई थी और प्राइम मिनिस्टर इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए गए थे दोस्तों। ऐसे में इन सारे युवा कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बातचीत करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए कहते हैं कि आज युवा कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों से मुलाकात की जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार कर लिए गए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक और राजनीतिक पार्टी का संवैधानिक अधिकार होता है, खास तौर पर तब और जरूरी हो जाता है जब देश का प्रधानमंत्री यानी पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। मुझे और कांग्रेस को अपने बब्बर शेरों के साहस और देशभक्ति पर पूरी तरीके से गर्व है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री के भाषण पर भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी एमपी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका दोस्तों। प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में दिए गए भाषण को दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने को लेकर कांग्रेस के सांसद टीएन प्रतापन ने अपनी आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा गया कि प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने विशेष पार्टी जो चुनावी मैदान में उतरी हुई है टीएमसी और कांग्रेस पार्टी जो डीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु में चुनाव मजबूती से लड़ रही है, इन दोनों राज्यों को प्रभावित करने के लिए, यहाँ के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने सरकारी रास्ता अपनाया और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया अपने राजनीतिक प्रचार करने के लिए और विपक्ष पर निशाना साधने के लिए। नरेंद्र मोदी ने नाम ले लेकर निशाना साधा जिससे बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में मोदी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों, लेकिन देखते हैं क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है। मामले को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा तेज चल रही है दोस्तों। इसके साथ ही सामाजिक समीकरण को लेकर भी बहस गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वर्ग दलित चेहरे को आगे करने की पैरवी कर रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या नया अध्यक्ष जाटव समाज से होगा या फिर गैर जाटव दलित चेहरे के तौर पर आगे किया जाएगा। जाटव समाज पारंपरिक रूप से बसपा का एक मजबूत मतदाता है दोस्तों। ऐसे में हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दलित समाज के लोगों का भारी समर्थन मिला है। अगर ऐसे में गैर जाटव दलित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है तो पासी समाज से कोई चेहरा उभर कर सामने आ सकता है। दूसरी ओर अगर ओबीसी कार्ड खेलने की बात आई तो फिर कांग्रेस पार्टी कुर्मी समाज के किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने कुर्मी समाज के एक व्यक्ति को अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है तो क्या कांग्रेस पार्टी को यह कदम उठाना चाहिए? क्योंकि कुर्मी समाज के लोगों ने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को प्रयागराज वाले बेल्ट में जोरदार तरीके का समर्थन किया था दोस्तों, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज, अयोध्या इन क्षेत्रों के अंदर बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी। और ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी दलित समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को या फिर ओबीसी कुर्मी समाज के व्यक्ति को मौका दिया जाएगा या फिर किसी दूसरे ओबीसी समाज के लोगों को आगे किया जाएगा। जो भी अपडेट इससे जुड़े आते रहेंगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस पार्टी अगले 8 महीने तक उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से फोकस कर रही है दोस्तों। जो उम्मीद है वो ये कि ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा सकती है और उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर सारा का सारा सामाजिक समीकरण का खेल होता है दोस्तों। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कौन से सामाजिक समीकरण के साथ मैदान में उतरती है। 24 के चुनाव से कांग्रेस को एक बड़ी समझ आई होगी कि कैसे ओबीसी वर्ग को साथ में लाकर एक बड़े से बड़े चुनाव को पलटा जा सकता है। यानी राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पूरा चुनाव लड़ रही थी, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक समीकरण को इस तरीके से जोड़ा दोस्तों कि बीजेपी, मोदी, अमित शाह सबके सब रैली करते रह गए और पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया। साथ साथ पंजाब के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले एक व्यक्ति को लेकर जो चर्चा सबसे ज्यादा तेज हो सकती है दोस्तों, वो अमृतपाल सिंह को लेकर हो रही है। अजनाला मामले में अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब की पुलिस असम के डिब्रूगढ़ जेल पहुंची है दोस्तों और सुनवाई वर्चुअल माध्यम से होगी। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस असम के डिब्रूगढ़ के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए फरवरी 2023 वाले मामले यानी अजनाला पुलिस स्टेशन वाले मामले को लेकर गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी
एनएसए के तहत गिरफ्तार करके रखा गया है और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा अनुबंध यानी एनएसए की अवधि समाप्त होने के बाद डिब्रूगढ़ जेल के केंद्रीय जेल से निकाल कर पंजाब भेजने की बातें चल रही है। दोस्तों ऐसे में पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम रविवार को शाम पूर्वोत्तर राज्य पहुंची है, यानी 3-4 दिन पहले पहुंची है दोस्तों। और 23 अप्रैल यानी आज गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंदी किए जाने के बाद डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में रखा गया था 23 अप्रैल 2023 को, और आज हो सकता है कि पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाए दोस्तों। लेकिन पंजाब के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी देखें तो अमृतपाल की भूमिका एक बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि अमृतपाल पिछली बार खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरा दोस्तों और डिब्रूगढ़ जेल से ही चुनाव जीत गया। तो इससे पता चलता है कि एक बड़ी आबादी है जो अमृतपाल के विचारधारा के साथ में खड़ी है दोस्तों। ऐसे में अमृतपाल की वजह से किन पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, उसमें अगर आप नाम लेंगे तो अकाली दल के बाद अगर नाम किसी का आएगा तो आम आदमी पार्टी का आएगा, क्योंकि सत्ताधारी दल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं अमृतपाल। तो अब देखना यह है कि पंजाब को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आईपैक रेड मामले को लेकर ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई दोस्तों। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बीच में सीएम ममता बनर्जी के दखल को गलत ठहराया दोस्तों। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का सीएम ऐसा करता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे में डालने वाली बात होगी, यानी लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली बात होगी। जस्टिस कुमार ने कहा कि वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में विवाद नहीं चाहते हैं। इसी साल 8 जनवरी को ईडी की टीम आईपैक के यहाँ छापेमारी करने के लिए गई थी दोस्तों। इस दौरान कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित दफ्तर और घर पर छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन के आवास पर ममता बनर्जी पहुंच गई थी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तैयार करने वाले व्यक्ति के बचाव में ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों से भिड़ गई थी। इस मामले को लेकर ईडी के अधिकारी अपना फंडामेंटल राइट का उल्लंघन बता रहे हैं। जस्टिस पीके मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि ये राज्य केंद्र का विवाद नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री उस दफ्तर में चली जाएंगी जहां पर जांच एजेंसी काम कर रही थी। ममता बनर्जी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। उन्होंने कहा कि ईडी को जांच करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ उनका काम है, कोई अधिकार नहीं है। यानी ईडी वाले कह रहे थे कि हम लोगों का ये फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार है कि हम लोग कहीं पर जांच पड़ताल करें, और मुख्यमंत्री ने हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया और इसीलिए देश के संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमको राहत पहुंचाई जाए और हमारे अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई व्यक्ति जाकर कोर्ट में यह कह सकता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, कोई संस्थान जाकर नहीं कह सकती, क्योंकि जब बात आती है ईडी की तो हम पूरे संस्थान की बात करते हैं, किसी एक जांच अधिकारी की बात नहीं करते। तो ये पूरा मामला ऐसा है कि किसी संस्थान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का तो कोई मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि ईडी खुद एक संस्थान है जिसका काम दूसरों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है, और जिसका काम दूसरों की मौलिक अधिकार की रक्षा करना है, या फिर जो जिम्मेदार है दूसरों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए उसका मौलिक अधिकार हनन नहीं हो सकता। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने न्याय के एक सिद्धांत का तर्क दिया, जिस तर्क में न्याय के सिद्धांत में कहा जाता है कि अगर कोई चीज डायरेक्ट तरीके से यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जा सकती तो फिर वो इनडायरेक्ट तरीके से भी नहीं की जा सकती। यानी जब किसी अधिकारी के जांच पड़ताल के दौरान उसके काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा होता है तो पूरी संस्थान से सवाल पूछा जाता है और अधिकारी कहता है कि वो ड्यूटी पर था, उसने जो भी कार्रवाई की अपनी ड्यूटी के लिए की और इसीलिए ड्यूटी पर उसके काम को लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा था। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को संस्थान के नाम पर ड्यूटी में किए गए किसी भी गड़बड़ के लिए फायदा मिलता है तो फिर उस व्यक्ति को अगर काम नहीं करने दिया गया तो इसे उसका कोई मौलिक अधिकार उल्लंघन नहीं हुआ, जैसा दावा कोर्ट में किया जा रहा था दोस्तों। एक तरीके से बड़े बड़े वकील इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगली सुनवाई कुछ दिनों में फिर से होने वाली है। साथ साथ केरल के उच्च न्यायालय ने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यानी आज विधानसभा चुनाव को लेकर केरल तमिलनाडु सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्राई डे घोषित करने लागू करने वाले राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है दोस्तों। न्यायमूर्ति एस मनु की अवकाशकालीन पीठ ने यानी लीव बेंच ने 21 अप्रैल को पलकट जिले के होटल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है दोस्तों। यानी तमिलनाडु के अंदर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु के वोटिंग से पहले ये फैसला लिया गया था, जिसकी आलोचना की जाए उतनी कम है दोस्तों। यानी केरल के बॉर्डर के आसपास के इलाके का तमिलनाडु के चुनाव से क्या लेना देना है, और अगर है भी तभी सुरक्षा बल तैनात किए जाने चाहिए। तमिलनाडु और केरल चुनाव एक दूसरे को अगर प्रभावित करेंगे तो फिर देश के सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव आयोग के काम करने के तरीके भी सवालों के घेरे में आएंगे। साथ साथ दोस्तों जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और अन्य पदाधिकारियों की एक सूची जारी की है दोस्तों, और पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर यथावत रखा गया है। और पार्टी द्वारा जारी सूची के
के मुताबिक इस नई टीम में कई पुराने और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को फिलहाल किसी भी पोस्ट पर शामिल नहीं किया गया है, जिसे एक अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि निशांत कुमार की अभी कोई खास बड़ी भूमिका होगी नहीं और निशांत कुमार को नीतीश कुमार और जनता के बीच में ले आना चाहते हैं ताकि उनके नेतृत्व को स्वीकार किया जाए। लेकिन कब तक नीतीश कुमार ऐसा कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी कब तक नीतीश कुमार की पार्टी को इसी तरीके छोड़ेगी और नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार के और कमजोर होते ही और ज्यादा टूटती हुई नजर आएगी। दोस्तों साथ महिलाओं को न्याय दिलाने और विपक्षी को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोगों के द्वारा जिस तरीके से देश भर के अंदर कार्यक्रम किया जा रहा है दोस्तों, तो महिलाओं को न्याय तो नहीं मिल रहा, बल्कि महिला को इतना परेशान कर दिया बीजेपी के मंत्री गिरीश महाजन ने कि महिला इतनी भड़क गई और उन्होंने ट्रैफिक जाम खुलवाने के लिए बीजेपी के नेता को जोरदार तरीके से फटकार लगाई दोस्तों। और आम जनता को परेशान करके महिला आरक्षण के नाम पर, महिला आरक्षण के समर्थन में उल्टी सीधी बातें करके यानी पूरी तरीके से दोस्तों अपना प्रोग्राम, बीजेपी का प्रोग्राम कर रहे थे और विपक्ष पर निशाना साध रहे थे और प्रोग्राम बीच रोड पर कर रहे थे, यानी रोड जाम करके नेतागिरी दिखा रहे थे। लेकिन एक महिला ने पूरी तरीके से बीजेपी के मंत्री के रसूख और सत्ता की भूख और सत्ता का जो भूत होता है दोस्तों, सबके सब उतार दिए और महिला के द्वारा जोरदार तरीके से फटकार लगाते हुए पुलिस प्रशासन और सारे लोगों से कहा गया कि ये सारा तामझाम हटाओ, रोड खाली करो, लोगों को जाने दो, लोग यहाँ पर 1-1.5 घंटे से फंसे पड़े हैं, आम जनता को आप इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। मंत्री इस पर हो रही किरकिरी से मुंह छिपाकर भागने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन मंत्री का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और महिला ने जिस तरीके से सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के लोग और मंत्री को फटकार लगाई है दोस्तों, आम जनता ने जमकर इनकी तारीफ करते हुए कहा कि देश में ऐसे नागरिक होंगे तो नेताओं की हिम्मत नहीं होगी कि वीवीआईपी कल्चर के नाम पर, वीवीआईपी सिक्योरिटी के नाम पर ये जनता को ऐसे परेशान करे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की वीवीआईपी कल्चर देश के अंदर बंद होना चाहिए, जो बड़े बड़े तामझाम किए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े स्कॉट की गाड़ियां, एम्बुलेंस और ये सारी चीजें होती है, ये देश की आम जनता के साथ, आम जनता और खासकर जो टैक्स देने वाली जनता है उसके साथ अन्याय है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और अगर आप इस महिला को सैल्यूट करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।